अब तक मैंने इस भारतीय संविधान के ऐतिहासिक विकास क्रम में 1773 से लेकर के 1919 के अधिनियम तक की चर्चा की। एक लंबा सफ़र ख़त्म हुआ और आज मैं इस भारतीय संवैधानिक विकास क्रम यानी भारत का जो संवैधानिक इतिहास है उसका आज मैं अंतिम टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं, जिसे भारत सरकार अधिनियम 1935 कहते हैं। ये मेरा 11वां लेक्चर है। इसके पहले मैंने भारतीय संवैधानिक विकास क्रम को लेकर के लगभग 10 लेक्चर बना दिए हैं। उन 10 को आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हर एक एक्ट एक दूसरे से लिंक है। और मैंने पहले भी कहा था, ये जो मेरा संविधान का जो लेक्चर है ये थोड़ा विस्तृत है, ये एसएससी सिविल दोनों के लिए उपयोगी है। तो इसी प्रकार से ये मेरे लेक्चर जारी रहेंगे। ये किसी भी प्रकार से वन लाइनर नहीं है, इसमें सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों चीज़ें हैं, इसीलिए आप इसको ध्यान से पढ़ते रहिए। और आज ये अंतिम लेक्चर है भारतीय संवैधानिक विकास क्रम का। इसके बाद हम फिर संविधान के मुख्य उपबंधों यानी भाग, अनुच्छेद और संविधान सभा में के बारे में पढ़ेंगे। तो आज ये 1935 का अधिनियम मैं बताने जा रहा हूँ। तो देखिए 1935 का अधिनियम है क्या। अगर हम इसके बारे में बात करें तो इसके आने के क्या कारण थे। आपने इतिहास में, खासकर आधुनिक भारत में, आपने गोलमेज सम्मेलन का नाम सुना होगा। देखिए गोलमेज सम्मेलन कहीं ना कहीं ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों और ब्रिटिश सरकार के बीच में जो गतिरोध उत्पन्न हो रहा था, यानी कि जो मतभेद उत्पन्न हो रहा था, उनको दूर करने के लिए गोलमेज सम्मेलन को बुलाया था। अब इसका बहुत बड़ा ऐतिहासिक कारण भी है, जिसको हम मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास होगी तब समझेंगे, या आप इतिहास में पढ़ लीजिएगा, और जब मैं पढ़ाऊँगा तो समझाऊंगा ही। लेकिन कहीं ना कहीं गोलमेज सम्मेलन इस 1935 के अधिनियम का आधार बना। अब गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ, 1931 में हुआ, 1932 में हुआ। इसे हम गोलमेज इसलिए कहते हैं क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को कुछ मुद्दों पर डिस्कस करने के लिए बुलाया था, ताकि भारत में जो भी असंतोष या गतिरोध उत्पन्न हुआ उसे शांत किया जा सके। उस समय तमाम सविनय अवज्ञा आंदोलन, नेहरू रिपोर्ट को लेकर के बड़ा विवाद हुआ था। तो भारत में संवैधानिक सुधारों पर विचार करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 3 गोलमेज सम्मेलन बुलाए थे, 1930 में, 1931 में, 1932 में। और इन्हीं तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो कुछ भी सुझाव निकले या विचार आया, उनको लेकर के 1933 में ब्रिटिश सरकार ने एक वाइट पेपर यानी श्वेत पत्र जारी किया। और उस श्वेत पत्र में 1930, 31 और 32 यानी तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो भी कुछ विचार थे उनको आधार बना करके इस श्वेत पत्र में संवैधानिक सुधार का कुछ सुझाव दिया गया था। तो इसी 1933 के संवैधानिक सुझाव को स्वीकार करते हुए भारत शासन अधिनियम 1935 बना। यानी कि आप ये ध्यान देंगे कि 1933 का जो वाइट पेपर श्वेत पत्र था, वही कहीं ना कहीं इस भारत शासन अधिनियम 1935 के अधिनियम का आधार बना। और एक बात और ध्यान रखिएगा, ये जो वाइट पेपर 1933 का जो वाइट पेपर है, श्वेत पत्र, ये कुछ नहीं है। ये 1930, 31 और 32 यानी तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो भी कुछ आपस में सुझाव निकल करके आए थे उनको इसी श्वेत पत्र में जारी किया गया। और बाद में भारत में एक बहुत बड़ा संवैधानिक सुधार लाने के लिए इसी वाइट पेपर को आधार मानते हुए भारत शासन अधिनियम 1935 लाया गया। अगर देखा जाए तो ये भारत के लिए अब तक जितने भी संवैधानिक प्रस्ताव आए, चाहे चार्टर एक्ट के माध्यम से आए, चाहे काउंसिल एक्ट के माध्यम से आए, उनमें यह सबसे अंतिम और सबसे बड़ा एक्ट था। इसमें 321 अनुच्छेद, 10 अनुसूचियां और 14 भाग थे। और भारतीय संविधान को सबसे अधिक प्रभावित करने वाला अधिनियम यही 1935 का ही है। यानी इसी अधिनियम ने भारतीय संविधान को सबसे अधिक प्रभावित किया। अब हम क्रम से इस अधिनियम में जो कुछ भी प्रावधान है उनको पढ़ेंगे। तो पहला प्रावधान आपके सामने है, लेकिन पहले प्रावधान को पढ़ने के पहले मैं बता दूं, आप मेरे लेक्चर 10 को ज़रूर पढ़ लीजिए। लेक्चर 10 का पार्ट 2 नहीं, लेक्चर 10
ही नाम है। एक लेक्चर 10 पार्ट 2 है, वो तो करंट से संबंधित है, लेकिन जो लेक्चर 10 है उसको आप जरूर पढ़ लीजिए, और वो है भारत शासन अधिनियम 1919। क्योंकि बिना 1919 का अधिनियम पढ़े 1935 के अधिनियम को समझने में आपको दिक्कत होगी। तो ये पहला प्रावधान है कि इस अधिनियम के माध्यम से 1919 में जो प्रांतों में द्वैत शासन शुरू किया गया था, डायरची सिस्टम, उसे समाप्त किया गया। आप ये जानते होंगे कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट, जिसे हम 1919 का भारत शासन अधिनियम कहते हैं, उसमें प्रांतों के विषयों को दो भागों में बांटा गया था, आरक्षित और स्थानांतरित, यानी रिजर्व और ट्रांसफर सब्जेक्ट। और जो आपके स्थानांतरित विषय थे उन पर भारतीयों को कानून बनाने का भी अधिकार दिया गया था। तो इसमें उस व्यवस्था को ख़त्म किया गया, कहा गया प्रांतों में किसी प्रकार का कोई द्वैत शासन नहीं होगा, अब प्रांतों को अपने विषयों पर कानून बनाने का पूरा अधिकार होगा। अब प्रांतों में कोई आरक्षित या स्थानांतरित विषय नहीं होंगे। यानी इस अधिनियम के माध्यम से प्रांतों को बहुत अधिक ऑटोनॉमी यानी कि स्वायत्तता प्रदान की गई। उस समय के जो प्रांत थे आज वही राज्य बन गए, उस समय ब्रिटिश प्रांत थे। तो आज जैसे राज्यों को पूरा अधिकार प्राप्त है अपने राज्य के संदर्भ में कानून बनाने का, यहाँ विधानसभा चुनाव होते हैं, सरकार बनती है, तो यहाँ तो हर राज्य की सरकार अपने अपने अनुसार अपने विषयों पर कानून बनाती है। वहाँ की पुलिस, वहाँ की व्यवस्था उस राज्य सरकार के हाथ में होती है, ना कि किसी केंद्र सरकार के हाथ में। तो इसी प्रकार ये व्यवस्था का जन्म इसी में हुआ। कहा गया प्रांतों में किसी प्रकार का कोई आरक्षित विषय नहीं होगा, सारे विषय प्रांतों के प्रांतीय विधान परिषद के हाथों में दे दिए जाएंगे। तो इस प्रकार प्रांतों में द्वैत शासन की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया और प्रांतों को स्वायत्तता दी गई, ऑटोनॉमी दी गई। तो आप कह सकते हैं एक शब्द में कि इस अधिनियम के माध्यम से प्रांतों को यानी प्रोविंशियल गवर्नमेंट को और भी अधिक ऑटोनॉमी दिया गया कि अब वो अपने अनुसार प्रांतों को चलाए, ना कि गवर्नर जनरल के अनुसार। मतलब अब प्रांतों के गवर्नर जनरल के अधीन नहीं हैं, अब वो अपने हिसाब से प्रांतों को चलाएंगे ब्रिटिश क्राउन के अधीन रहते हुए। एक बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अब तक जो प्रांतों के गवर्नर थे वो गवर्नर जनरल के अधीन काम करते थे, लेकिन अब प्रांतों के गवर्नर सीधा काम करेंगे ब्रिटिश क्राउन के अधीन। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखिए, यानी प्रांतों में द्वैत शासन खत्म। अब हम इस एक्ट के दूसरे प्रावधान पर चर्चा करते हैं। तो दूसरे प्रावधान में ये कहा गया कि अब प्रांतों में तो द्वैत शासन नहीं होगा, लेकिन केंद्र में द्वैत शासन अब स्थापित किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, 1935 के अधिनियम के माध्यम से प्रांतों में द्वैत शासन की व्यवस्था को समाप्त करके उसे केंद्र में लागू किया गया। तो यहाँ 3 प्रश्नों का उत्तर ध्यान रखिएगा कि भारत में पहली बार द्वैत शासन कब लगा? बंगाल में। प्रांतों में पहली बार द्वैत शासन कब लगा? 1919 के अधिनियम में के माध्यम से। प्रांतों में द्वैत शासन कब खत्म किया गया? 1935 के अधिनियम के माध्यम से। और केंद्र में द्वैत शासन कब लगा? 1935 के अधिनियम के माध्यम से। तो अब पहले हम केंद्र के यानी कि जो केंद्र में द्वैत शासन स्थापित हुआ उसको समझने के पहले हम कुछ मुख्य बिंदुओं को समझेंगे, जो कि थोड़ा ज़रूरी है समझना। देखिए, आपको पता है जो मैंने अब तक पढ़ाया है कि गवर्नर जनरल उसकी कार्यकारिणी परिषद होती थी, और एक गवर्नर जनरल और विधायी परिषद होती थी। और आपको पता है कि 1919 के अधिनियम के माध्यम से जो केंद्रीय विधान परिषद था उसमें 2 प्रकार के सदन बना दिए गए थे, उच्च सदन और निम्न सदन, यानी अपर हाउस और लोअर हाउस, यानी लोकसभा और राज्यसभा। तो याद रखिएगा कि जो गवर्नर जनरल के अंतर्गत जो विधायी परिषद थी यानी केंद्रीय विधान परिषद थी, उसे 1919 के अधिनियम के अंतर्गत उच्च सदन और निम्न सदन में बांट दिया गया था। उच्च सदन को विधान परिषद बोलते थे, जिसे आज हम राज्यसभा बोल सकते हैं, और निम्न सदन को विधानसभा, जिसे हम आज लोकसभा कह सकते हैं। तो अब यहाँ पर गवर्नर जनरल
यानी कि जो केंद्र में जो काम होता था, जो केंद्रीय कार्यकारिणी सिस्टम था, यानी जो सेंट्रल का वर्किंग सिस्टम था, उसके दो भाग थे। पहला, एक गवर्नर जनरल और उसकी परिषद संभालते थे। दूसरा, गवर्नर जनरल और उसकी मंत्री परिषद संभालते थे। ठीक है, यानी कि एक पार्ट केंद्र के सिस्टम में दो तरह की फंक्शनिंग थी और दोनों में गवर्नर जनरल हेड था। पहला क्या था, गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारिणी परिषद डील करती थी, और दूसरा गवर्नर जनरल और उसकी मंत्री परिषद डील करती थी। अब देखिए, 1935 के अधिनियम में ये कहा गया कि केंद्र में द्वैत शासन लगेगा। अब केंद्र में द्वैत शासन लगा करके केंद्र के विषयों को दो भागों में बांट दिया गया, आरक्षित विषय और स्थानांतरित विषय। रिजर्व सब्जेक्ट में यानी रक्षित विषय में विदेशी मामले, डिफेंस, प्रतिरक्षा जिसे आप कह सकते हैं, जनजातियों के मामले, सभी महत्वपूर्ण मुद्दे थे। इन पर कानून बनाना या इन पर जो भी कुछ निर्णय लेना होता था वो गवर्नर जनरल अपनी कार्यकारिणी परिषद के माध्यम से करते थे। यानी ये सारे मुद्दों को, यानी कि जो आरक्षित विषय के मुद्दे थे, इनको गवर्नर जनरल अपनी कार्यकारिणी परिषद के माध्यम से डील करते थे और वे भारत सचिव के अधीन काम करते थे और ब्रिटिश सरकार के प्रति उत्तरदायी थे। मतलब आरक्षित विषय में जो भी विषय थे, डिफेंस, विदेशी मामले, जनजातीय मामले, इन सभी पर गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारिणी परिषद को ही काम करना था, लेकिन वो ब्रिटिश सरकार के अधीन रहते हुए काम करेंगे और उसी के प्रति उत्तरदायी होंगे। अब बात करें स्थानांतरित या हस्तांतरित विषयों की, ट्रांसफ़र सब्जेक्ट, तो आरक्षित विषय के अंतर्गत जो भी विषय थे उनको हटा करके हस्तांतरित विषय बनाए गए। यानी आरक्षित विषयों को छोड़ करके अन्य विषय जो हस्तांतरित में डाले गए, जिसे ट्रांसफ़र सब्जेक्ट बोलते हैं, उन पर गवर्नर जनरल अपनी मंत्री परिषद की सहायता से कार्य करेगा। यानी कि हस्तांतरित विषय पर निर्णय गवर्नर जनरल अपनी मंत्री परिषद की सहायता से लेगा और ये मंत्री परिषद जो है विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। यानी कि ये विधानसभा मतलब जो केंद्रीय विधान परिषद की निम्न सदन थी, उसके प्रति ये मंत्री परिषद उत्तरदायी होगा। जैसे आज का मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, उसी तरह गवर्नर जनरल और उसकी जो मंत्री परिषद बनाई गई थी, जो ट्रांसफ़र सब्जेक्ट या स्थानांतरित मुद्दों को संभालती थी, वो निम्न सदन यानी विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। तो इस प्रकार केंद्र में द्वैत शासन का मतलब समझ गए कि आरक्षित विषय को गवर्नर जनरल अपनी कार्यकारिणी परिषद के सलाह से ब्रिटिश क्राउन के अधीन रहते हुए संभालता था, जबकि जो स्थानांतरित विषय थे उसको गवर्नर जनरल अपनी मंत्री परिषद की सहायता से संभालता था और ये मंत्री परिषद विधानसभा यानी निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी थी। इस प्रकार ये केंद्र में द्वैत शासन शुरू हुआ। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि स्थानांतरित विषय में क्या थे, तो स्थानांतरित विषय में बहुत सारे विषय थे। मतलब कि विदेशी मामले, डिफेंस और जनजातीय मामले, धार्मिक विषय को छोड़ करके जो भी अन्य मुद्दे थे उनको स्थानांतरित विषयों में डाल दिया गया था और ये स्थानांतरित विषय गवर्नर जनरल अपनी मंत्री परिषद की सहायता से संभालता था और ये मंत्री परिषद केंद्रीय विधान परिषद के अंतर्गत जो निम्न सदन थी उसके प्रति उत्तरदायी थी। ये ध्यान रखिएगा। मतलब महत्वपूर्ण मुद्दे आरक्षित विषय में थे और वो गवर्नर जनरल ब्रिटिश क्राउन के अधीन रहते हुए संभालता था। तो इस बात को आप समझ लीजिएगा। इस पर मैंने ज़्यादा फोकस इसलिए किया क्योंकि ये मुद्दा जल्दी समझ में नहीं आता, और ना समझ में आया हो तो आप मेरे व्हाट्सएप पर इसको ज़रूर भेज दीजिएगा, मैं समझा दूंगा। बाकी क्लास में तो इसको अच्छी तरह से और भी समझा दूंगा। अब हम बात करते हैं तीसरे प्रावधान की। इस अधिनियम के तहत ये कहा गया कि एक संघीय न्यायालय होगा दिल्ली में, अर्थात इस अधिनियम के अंतर्गत दिल्ली में एक फेडरल कोर्ट बनाने की बात की गई, संघीय न्यायालय। और इस संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 में हुई थी। ध्यान रखिएगा, इस संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर
1937 में हुई थी। अब आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि संघीय न्यायालय में जो मुख्य न्यायाधीश बनाए गए थे उनका क्या नाम था। एक बात और ध्यान रखिएगा, इस संघीय न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 6 अन्य न्यायाधीश थे, ठीक है। और इन 6 अन्य न्यायाधीशों में 2 भारतीय भी थे, जिनका नाम था जस्टिस M.R. जैकब और जस्टिस M.S. सुल्तान। इसको ध्यान रखिएगा कि जो फेडरल कोर्ट बना 1937 में 1935 के अधिनियम के अंतर्गत, उसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 6 अन्य न्यायाधीश थे। उन 6 अन्य न्यायाधीशों में 2 भारतीय थे, जिनमें एक का नाम जस्टिस M.R. जैकब और दूसरे का नाम जस्टिस M.S. सुल्तान था। बस आपको इतना बताना है कि उस समय मुख्य न्यायाधीश कौन थे। और आप एक सवाल का ये भी जवाब देंगे कि भारत में किस अधिनियम के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान किया गया। अब हम बात करते हैं चौथे प्रावधान पर। चौथा प्रावधान यह है कि इस अधिनियम के माध्यम से 3 प्रकार की सूचियां बनाई गई, यानी लिस्ट बनाई गई। पहला संघ सूची, दूसरा प्रांतीय सूची, तीसरा समवर्ती सूची। यानी संघ सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची जैसे आज है। संघ सूची में 59 विषय थे, प्रांतीय सूची में 54 विषय थे, समवर्ती सूची में 36 विषय थे। तो संघ सूची में जो 59 विषय थे, इन पर कानून बनाने का अधिकार ब्रिटिश सरकार को, यानी कि गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारिणी परिषद और गवर्नर जनरल उसकी मंत्री परिषद इन 59 विषय को देखती थी। प्रांतीय सूची पूरी तरह से गवर्नर और उसके अधीन प्रांतीय विधान परिषदों के अधिकार में थी, यानी कि प्रांतीय सूची वो थी जिस पर केवल प्रांतों के गवर्नर अब कानून बना सकते थे। समवर्ती सूची वो थी जिस पर केंद्र और प्रांत यानी दोनों मिलकर के कानून बनाएंगे। आज वही प्रांतीय सूची राज्य सूची में बदल गई है। तो इस प्रकार ये ध्यान रखिएगा कि इसकी सूची में कितने कितने विषय थे, इन लिस्ट को आप ध्यान रखिएगा। इस अधिनियम के माध्यम से भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया गया। आपको पता होगा भारत सचिव के अधीन सलाह देने के लिए एक भारतीय परिषद होती थी ब्रिटेन में। आपको बताना है कि भारत वह कौन सा पहला भारतीय था जो भारतीय परिषद का सदस्य बना था। इसको मैंने पिछले लेक्चर में बताया है। तो जो ब्रिटेन में भारत सचिव के अधीन भारतीय मामले पर सलाह देने के लिए भारतीय परिषद थी, उसको इस अधिनियम के माध्यम से समाप्त कर दिया गया। याद कीजिए, भारतीय परिषद जो है 1858 के अधिनियम के अंतर्गत बनाई गई थी, जब भारत सचिव को पूरा कार्यभार दिया गया था भारत का कंपनी को हटाकर। तो ये जो भारतीय परिषद थी ये भारत सचिव को सलाह देती थी, लेकिन अब इस अधिनियम के माध्यम से भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया गया और भारतीय सचिव को सलाह देने के लिए जो परामर्शदाता लोग नियुक्त किए गए उनकी संख्या न्यूनतम 3 अधिकतम 6 थी। यानी कि अब कोई भारतीय परिषद नहीं होगी, भारत सचिव को सलाह देने के लिए एडवाइज़र होंगे जिनकी संख्या न्यूनतम 3 और अधिकतम 6 होगी। इस अधिनियम के अंतर्गत एक अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान ये भी था कि इसके अंतर्गत बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। और इस अधिनियम के अंतर्गत आपातकाल संबंधी प्रावधान भी बनाए गए। इस अधिनियम में कहा गया कि आपातकाल के दौरान सरकार को प्रांतीय सूची पर विधि निर्माण का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। अर्थात जब भी आपातकाल आएगा तो संघ सरकार यानी ब्रिटिश सरकार को, संघ सरकार को प्रांतीय सूची पर विधि निर्माण का पूरा अधिकार होगा। यानी कि उस समय संघ और प्रांतों के बीच में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा। आपातकाल के दौरान सभी प्रांतीय सूची, जिसमें कि आपको पता है कितने विषय थे, 54 विषय, ये सभी 54 विषय संघ सरकार यानी कि ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ जाएंगे जब भी आपातकाल होगा। जैसा आज भी होता है, अगर किसी राज्य में इमरजेंसी लागू हो तो उस समय पूरा उस राज्य की शासन व्यवस्था, कार्यभार सब केंद्र के अधीन चला जाता है। तो ये व्यवस्था 1935 में आएगी कि सामान्य स्थितियों में प्रांत की सरकारें और संघ की सरकारें काम करेंगी, लेकिन अगर आपातकाल होता है तो प्रांतीय सरकारों के अधिकार खत्म हो जाएंगे और वो सब संघ सरकार यानी ब्रिटिश के अधीन चले जाएंगे। अब देखिए, इस अधिनियम को लेकर के जवाहरलाल नेहरू
और पंडित मदन मोहन मालवीय संतुष्ट नहीं थे। इन्होंने इसकी आलोचना की। अब आलोचना क्यों की? क्योंकि देखिए, इस अधिनियम के माध्यम से क्राउन की स्थिति को और भी मजबूत कर दिया गया। मतलब इस अधिनियम में अब के माध्यम से ये कहा गया, अब जो भी कुछ संशोधन होगा, कानून में कुछ भी होगा, वो अब कोई प्रांतीय विधानमंडल या फिर केंद्रीय विधान परिषद नहीं करेगा, वो सब अंतिम रूप से ब्रिटिश संसद ही करेगी। यानी कि भारत में किसी भी प्रकार का संवैधानिक परिवर्तन या संशोधन का अंतिम निर्णय ब्रिटिश संसद ही लेगा, ये पावर उसको दे दिया गया। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि भारत के भाग्य के निर्णय की अंतिम शक्ति ब्रिटिश संसद को दे दी गई। बहुत कुछ किया गया था, आपने देखा कि केंद्र प्रांत सूची बनाई गई, ये सब किया गया, लेकिन इसीलिए तो इन सब के बावजूद भी ब्रिटिश संसद को इतना पावरफुल बना दिया गया कि भारत में किसी भी प्रकार का कोई संवैधानिक सुधार हो, जो कुछ भी हो, उसका निर्णय अब ब्रिटिश संसद ही लेगा। और इसीलिए पंडित मदन मोहन मालवीय ने इस एक्ट के बारे में कहा था, ये एक्ट ऊपर से तो लोकतांत्रिक दिखता है परंतु अंदर से खोखला है। जवाहरलाल नेहरू ने यह कह दिया कि 1935 का अधिनियम दास्ता का एक नया चार्टर एक्ट है, क्योंकि इसमें क्राउन और उनकी पार्लियामेंट को और भी अधिक मजबूत बना दिया गया। बस भारतीयों को दिखाने के लिए प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की, यानी ऑटोनॉमी दे दी गई, ये सब किया गया, लेकिन उसका कोई विशेष प्रभाव नहीं दिखा, क्योंकि ब्रिटिश पार्लियामेंट का निर्णय अंतिम होता था। इसीलिए मदन मोहन मालवीय और नेहरू ने इसको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं किया, इसका विरोध किया। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इसने कुछ ना कुछ भारतीय संविधान की आधारभूमि तैयार की, और इस एक्ट का महत्व 1947 के बाद समझ में आया। कुछ कमियां होने के बावजूद भी इसमें कुछ अच्छाइयां हैं। पंडित नेहरू ने इसके बारे में एक बात और कही थी। उन्होंने कहा था, यह अनेक ब्रेकों वाला इंजन रहित गाड़ी है। मतलब इसमें बहुत सारे ब्रेक हैं, लेकिन इसका इंजन नहीं है, क्योंकि इंजन तो ब्रिटिश संसद था, जो कि भारत में है ही नहीं। तो इसीलिए उन्होंने कहा था कि यह अनेक ब्रेकों वाला इंजन रहित गाड़ी है। तो इसको ध्यान रखिएगा, एग्ज़ाम में अक्सर पूछा गया है कि नेहरू ने किसके संदर्भ में कहा है। और इसी अधिनियम के आधार पर 1937 में प्रांतों में चुनाव कराए गए, और प्रांतों में जब चुनाव हुए तो मद्रास, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत में कांग्रेस ने बहुमत प्राप्त किया। अब 1937 का जो प्रांतीय चुनाव हुआ था, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके बारे में हम इतिहास में चर्चा करेंगे। चूँकि प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई तो चुनाव भी कराया गया था। अब इसकी विस्तृत व्याख्या यहाँ करना संभव नहीं है, अब वो मैं इतिहास में करूँगा। और इस चुनाव के बाद जब कांग्रेस की सरकार बनी थी, तो कांग्रेस की सरकार लगभग 28 महीने तक शासन किया था, और फिर जाकर के अक्टूबर 1939 में कांग्रेस ने मंत्रिमंडल से इस्तीफ़ा दे दिया था। और वो क्यों दिया था, उसके पीछे बहुत से कारण थे। बिना कांग्रेस की सहमति के भारतीयों को सेकेंड वर्ल्ड वार में इन्वॉल्व कर लिया गया था। कांग्रेस युद्ध के उद्देश्य की घोषणा तथा युद्ध के बाद भारत की स्वतंत्रता की मांग की बात उठा रही थी, जिसे ब्रिटिश सरकार मानने के लिए तैयार नहीं थी। तो इन्हीं सबको लेकर अब हम इसकी व्याख्या इतिहास में ही पढ़ेंगे ठीक से। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये जो सरकार 1937 में बनी थी कांग्रेस की, 1939 में जाकर के उसे इस्तीफ़ा देना पड़ा। इसी को जब 1939 में कांग्रेस ने इस्तीफ़ा दिया था, तो इसी को मुस्लिम लीग ने, यानी कि 22 दिसंबर 1939 को जब कांग्रेस ने मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दिया था, तो इसी को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था। और डॉक्टर अंबेडकर ने समर्थन किया था इसका। तो क्योंकि जिन्ना और डॉक्टर अंबेडकर कांग्रेस की सरकार से संतुष्ट नहीं थे, तो जब कांग्रेस ने मंत्रिमंडल से इस्तीफ़ा दिया था, तो इसीलिए जिन्ना ने इसको मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था, जिसे हम 22 दिसंबर 1939 के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार ये देखा जाए तो मैंने एक लंबा अधिनियम ख़त्म किया। 1773 से लेकर के 1935 तक आज मैंने सारे अधिनियम ख़त्म कर दिए, और कल या अगले लेक्चर में मैं अब संविधान सभा और कैबिनेट मिशन इन सब के बारे में चर्चा करूंगा। तो आज ये मेरा पहला लेक्चर समाप्त होता है, जिसे हम भारतीय संविधान का ऐतिहासिक विकासक्रम के रूप में जान सकते हैं। अब मैं अगले
लेक्चर में संविधान सभा और उसके बारे में पढ़ाऊँगा।